कल हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे थे, और उस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में एक एग्जाम्पल हमने लिया था। किसका किसका लिया था? NH3 का और SbH3 का लिया था। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स को इनके कंपेयर करना चाहते थे। एक कैरेक्टर था न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, और एक हम लोग शायद लुइस बेस कैरेक्टर को। अब आप बोलोगे कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है? कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो कैसे मतलब उसको न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर वो रिच स्पीसीज है तो उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा वो, और उसको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बोलेंगे हम। ठीक है। अगर लुइस बेस की बात कर रहे हैं तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो वो किसी को दे सकता हो। यही बात होती है ना। यही चीजें हम देखते हैं। अब इनके दोनों कैरेक्टर को हमको देखना है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और Sb पे भी एक लोन पेयर होता है, क्योंकि दोनों 15 ग्रुप के एलिमेंट है। इनको बोलते हैं 15 ग्रुप के हाइड्राइड। ठीक है। तो अब देखो न्यूक्लियोफिलिक कैसे देखना है हमें। मान लो ये NH3 का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे एक लोन पेयर है इसके पास। ठीक है। इसके पास H+ आता है। कोई पॉजिटिव सेंटर आएगा तो उससे उसको ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। और मान लो ये SbH3 है। SB को बड़ा इसलिए बना रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि SB का साइज बड़ा है। ठीक है। SbH3 है ये, तो SbH3 के पास भी कोई H+ आए। अब ये H+ को कैसे एक्सेप्ट करता है और ये H+ को कैसे एक्सेप्ट करता है, ये देखना है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बताएगा। दूसरी चीज है कि NH3 के पास लोन पेयर है, ये किसी को लोन पेयर दे रहा हो, वो कैरेक्टर हमें देखना है। कोई इसके पास आए, उसको ये अपना लोन पेयर दे दे, तो ये हो जाएगा आपका लुइस बेस कैरेक्टर। क्या आपको लगता है कि दोनों चीजें सेम टू सेम है? ध्यान से देखो और बताओ सोच के। क्या आपको लगता है दोनों चीजें सेम टू सेम चलेंगी, या क्या लगता है? साइज के अकॉर्डिंग क्या चेंज आएगा? क्यों? NH3 की टेंडेंसी होगी लोन पेयर डोनेट करने की, तो SB की क्यों नहीं होगी? SB बड़ा है। अच्छा, देख, इसके लोन पेयर हैं और इसके पास भी लोन पेयर है। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम टू सेम है। डिफरेंस क्या है कि N का साइज छोटा है और SB का साइज क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो फर्क यहाँ पे कहाँ से पड़ेगा? लुइस बेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को देना। ठीक है। और आपका अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि आपका कौन इजीली डोनेट करेगा, कौन। अब इसका जो साइज है ये देखो, ये बहुत बड़ा है SB का साइज, तो इसके ये भी बड़े होंगे, है ना। लोन पेयर P ऑर्बिटल भी इसका बड़ा होगा। तो इसमें जो डोनेशन होगा ना, साइज बड़े होने की वजह से इसमें इस लोन पेयर का जो डोनेशन होगा वो इजी हो जाएगा।
इसका साइज छोटा है। हाँ, मैंने शायद, ठीक है। यहाँ पे एसबी का साइज बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, डोनेशन इजी हो जाएगा। और नाइट्रोजन में क्या होगा कि लोन पेयर यहाँ पे फोकस्ड होंगे, ठीक है, पास में होंगे, तो यहाँ पे डोनेशन क्या होगा, टफ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी तो न्यूक्लियस कमांड रखता है फोर्स से, ठीक है। साइज बड़ा हो गया तो लोन पेयर अब दूर हो गया, लोन पेयर दूर हो गया तो इसको इजीली डोनेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी लुईस बेस कैरेक्टर की। तो एसबी का साइज बड़ा है, इसकी वजह से लुईस बेस कैरेक्टर की अगर बात करो तो लुईस बेस कैरेक्टर आपका SbH3 का हाई हो जाएगा इन कंपैरिजन टू NH3। अब दूसरे कैरेक्टर की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की बात करें, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है वो किस में इजीली अवेलेबल हो रहा है, ये देखना पड़ता है आपको। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि किस में लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट जाएगी। कैसे? ये NH3 है, यहाँ पे लोन पेयर फोकस्ड है, और ये SbH3 है, यहाँ पे लोन पेयर थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। अगर इसके एटम के, इसके सेंट्रल एटम के पास H प्लस आता है तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी लोन पेयर की ज़्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, जबकि आपको ये समझ आ रहा है कि भाई दोनों चीज़ों में लोन पेयर ही दिया जा रहा है, H प्लस आ रहा है तो इस H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को लेकर के बॉन्ड ही तो बनाएगा, यही तो होगा। NH4 प्लस ही तो बनेगा, यही होगा ना, ऐसे। NH4 प्लस ही तो बनेगा, इसके पास है ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जबकि इसके पास बहुत बड़ा आपका ये सेंटर एटम है, उसी के अकॉर्डिंग लोन पेयर भी होंगे आपके डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे H प्लस को इसको कैच करना थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में तो NH3 को आगे आगे आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें लुईस बेस कैरेक्टर में, तो लुईस बेस कैरेक्टर में कौन आगे जाएगा आपका, ये क्लियर है? किसी को भी नहीं क्लियर हो तो एक बार इसको और सोचो, ध्यान से सोचो। पक्का? अब देखो, अगर हमें पीरियड में देखना हो, सेम पीरियड में, तो सेम पीरियड में दोनों नेचर्स इक्वल चलते हैं। लुईस बेस कैरेक्टर को देख लो या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को देख लो, ये दोनों सेम चलेंगे, सेम पैटर्न पे। यहाँ पे अपोजिट हो गए थे, यहाँ पे कैसे चलेंगे, सेम पैटर्न पे। मतलब जैसे मान लो CH3 माइनस है, NH2 माइनस है हमारे पास, या OH माइनस है, या F माइनस है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो कार्बन आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर 24 होता है, नाइट्रोजन का 25,
ऑक्सीजन का 2 6 और फ्लोरीन का होता है 2 7। तो ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, देख पा रहे हैं, सबका पीरियड सेम है। ठीक है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, और लोन पेयर हो सकता है इनके पास। ठीक है, निगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं तो अब अगर देखो तो इन सब में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब किसकी सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो जब केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ाया था, फॉर्मल चार्ज वगैरह, तो उस समय आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, तो उसके पास अगर निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसका नेचर भी है इलेक्ट्रॉन को लेना और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी है, तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा या नॉन स्टेबल? स्टेबल। नॉन स्टेबल क्यों होगा? जैसा नेचर है वैसा ही काम हो रहा है। देखो, एफ का नेचर है क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर बहुत है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और इसके ऊपर एफ माइनस चार्ज आ गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग ही बात है ना, तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है निगेटिव चार्ज, वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। ठीक, और अगर हम लोग देखें दूसरे को, CH3 माइनस को देख लो, NH2 माइनस को देख लो, OH माइनस को देख लो, F माइनस को देख लो, तो इनके ऊपर ये निगेटिव चार्ज, जैसे कार्बन है, कार्बन में तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा सा बीच में आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी होता है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर भी होता है, दोनों कैरेक्टर होते हैं, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? और अगर निगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी आ जाएगी इसके ऊपर। अब ये कंपैरेटिव हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं इसको। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो ये क्या होगा? अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये इनमें जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर निकलता है CH3 माइनस का, फिर NH2 माइनस का, फिर उसके बाद OH माइनस का, फिर F माइनस का। मतलब जो निगेटिव वाली स्पीसीज़ है वहाँ पे आपको क्या देखना है? अगर सेम पीरियड के हैं, वहाँ पे आपको देखना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना नहीं चाहेगा जल्दी से, और ये वाले क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज़ करना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका ये वाला जो कैरेक्टर है न्यूक्लियोफिलिक, वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। क्लियर? और इसमें लुइस बेस कैरेक्टर भी सेम टू सेम आता है। अब देखो, हमने बात करी थी कल, 3 आयंस की बात की थी। एक को बोला था कार्बोकेटायन या
क्या नाम दिया था एक और? कार्बोकेटायन, और एक और नाम दिया था, क्या बोला था? कार्बोनियम। दूसरा था कार्बो एनायन, और तीसरा था फ्री रेडिकल। तीन की बात करी थी हमने। ये आपका फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ था वो किससे बना था? होमोलिसिस से। और कार्बन आयन और कार्बोकेटायन किससे बने थे? हेट्रोलिसिस से। ये सी प्लस होता है और ये क्या होता है? सी माइनस। और इसको हम इस तरीके से फ्री रेडिकल की तरह शो करते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर है। अब इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। कब इसको प्राइमरी बोलेंगे, कब इसको सेकेंडरी बोलेंगे, कब इसको हम लोग टर्शरी बोलेंगे। ये सब बातें हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक। अब कार्बोकेटायन की अगर बात करो तो कार्बोकेटायन क्या था आपका? फर्स्ट पॉइंट तो ये है, इसको कैसे डिनोट किया। सेकंड पॉइंट अगर बोलो तो ये हेट्रोलाइसिस से बना था। ये भी आपका हेट्रोलाइसिस से बना था, निगेटिव चार्ज वाला। और फ्री रेडिकल बना था आपका होमोलाइसिस। अब अगर कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन के कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? अगर हम यही बात कर लें CH3+ की, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ये भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के इसके, एक इसने दे दिए तो 3 हो गए इसके पास। और यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन के हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था ये कार्बोकेटायन। और यही चीज कार्बन आयन की अगर देख लो, CH3- बन जाएगा। तो CH3- अगर बनेगा तो ये सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 इसके खुद के हैं, जिसमें से 3 से ये बॉन्डिंग दिखाई दे रही है ना? तो 6 तो ये हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का था और एक और आ गया, तो क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। अब फ्री रेडिकल की बात कर लो तो फ्री रेडिकल होमोलिसिस से बनता है, तो CH3 अगर ये फ्री रेडिकल है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ। मान लो ये ऐसे बना है, CH3 था। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। तो ये था कैसा? ऐसा था ना, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आ गया जो इसने ले लिया अपना। ठीक है, तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा? 6 तो ये दिख रहे हैं और एक ये होगा। कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, नहीं 4 नहीं, ये पूरे सिस्टम को देख रहे हैं ना। तो अब हमें पता चल गया कि कार्बोकेटायन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कार्बन एनायन आपका 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और फ्री रेडिकल अगर कार्बन का बनता है तो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इस तरीके से डेवलपमेंट होगा। अगर हम लोग शेप की बात करें तो किसका किसका कैसा कैसा शेप होता है वो देख लेते हैं। अगर आप कार्बोकेटायन की बात करो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 सॉरी, और ये sp3 हो जाता है कार्ब एनायन, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। और ये होता है sp2। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? अगर हम देखें तो इसका शेप आता है पिरामिडल, इसका शेप होता है प्लेनर,
और इसका भी शेप होता है प्लेनर। इसका मतलब याद रखेंगे कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन आपके प्लेनर होंगे और कार्बन आयन कैसा होगा, पिरामिडल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? तो ये कार्बोकेटायन और कार्बन आयन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बोलेंगे। कब बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन, कब बोलेंगे सेकेंडरी और कब बोलेंगे टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कार्बन की। भाई प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है उससे एक कार्बन अटैच हो या कोई भी कार्बन अटैच नहीं हो, तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं कार्बन। तो इसी तरीके से अगर कोई कार्बोकेटायन बनता है जिससे कोई कार्बन अटैच नहीं हो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे, और इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, देख पा रहे हैं आप। तो तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, इस कार्बन को अगर देखो, ये वाले कार्बन को, तो इससे एक ही कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटायन। मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन कब दिखाई देगा आपको, जब उस कार्बन से जिस पे पॉजिटिव चार्ज है कोई कार्बन अटैच नहीं हो या डायरेक्टली केवल एक कार्बन अटैच हो, तो उसको प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं। अब सेकेंडरी की बात करनी है जैसे, तो सेकेंडरी की बात आप ऐसे कर सकते हैं, इस कार्बन से जिसपे पॉजिटिव चार्ज है इस पे दो कार्बन आपके अटैच हो जाएं तो हम लोग बोलते हैं इसको सेकेंडरी कार्बोकेटायन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और अगर यही 3 कार्बन अटैच करा दो आप तो क्या बोलोगे इसको, टर्शरी कार्बोकेटायन। क्लियर है इतनी बात? अभी हम लोग इसी तरीके की बात करेंगे इसमें भी इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, और वो हम बात करेंगे इफेक्ट के ऊपर। वो इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं, तो उसको वहीं पे बताएंगे। ठीक है? अब इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज वाला है स्पीसीज और उसके ऊपर अगर एक कार्बन है उसके साथ, तो 1 डिग्री कार्बेनायन हो जाएगा। और अगर उसके साथ क्या है, 2 अटैच हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। और अगर आप 3 अटैच करा दो तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे अगर 3 कार्बन अटैच हैं तो उसको कार्बेनायन बोलेंगे, कैसा, 3 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही सेम टू सेम फ्री रेडिकल भी हो जाएंगे। फ्री रेडिकल में भी यही कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। CH3 हो गया या CH2 CH3, ये फ्री रेडिकल। यहाँ पे CH3 2 कार्बन अटैच है, इस पे फ्री रेडिकल दिखा रहा है, और यहाँ पे 3 कार्बन अटैच करा दो, तो एक को प्राइमरी, एक को सेकेंडरी, एक को टर्शरी फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? टाइम बता दीजिए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। रिएक्शन जो होती है, देखो जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन का पैटर्न कैसे चलता है, देखो
ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत तरीके की रिएक्शंस होती हैं। जैसे मान लो कि एडिशन होगी, पता ही है आपको क्या होता है, दो छोटे मॉलिक्यूल अटैच होंगे और बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। सब्स्टिट्यूशन है मान लो, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मान लो ये है, यहाँ पे एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। कुछ होती है एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। हाँ हाँ, उसी तरीके की है, बट यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो ब्रॉड फॉर्म पढ़ेंगे। यहाँ ये तो मैं बहुत एक लाइन में बता रही हूँ आपको। स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, जैसे मान लो कहीं H2O एलिमिनेट हो गया, कहीं CO2, इस तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी जाती है। हाँ नहीं, मान लो जैसे ये दो रिएक्ट कर रहे हैं सपोज, ठीक है। अब इसमें से कोई तीन रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ से मान लो C2O कोई निकल गया और बाकी मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बना लें, ठीक है। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म में एक चीज़ समझिएगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन पहले होता है, मैकेनिज्म बाद में डिसाइड किया जाता है। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया है, रिएक्शन पहले होगा और उसके बाद उसका मैकेनिज्म सोचा जाएगा। मैकेनिज्म फिर थॉट प्रोसेस में है। मतलब केमिस्ट्री में बेसिकली ऑर्गेनिक में हुआ क्या कि पहले कोई रिएक्शन हो गया, फिर देखा गया कि अच्छा ये रिएक्शन हो कैसे सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो हमने अभी जो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल और कुछ होते हैं नाइट्रीन, कार्बीन, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जब होता है तो उसमें कुछ कंपाउंड्स बीच में बनते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, बीच में रिएक्शन के बनते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे इसमें कार्बोकैटायन होता है, कार्बोएनायन होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं बीच में, कुछ होते हैं स्पीसीज जिसको कार्बीन बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रीन। अभी इनको भी पढ़ेंगे क्या होता है। पहले हमने बड़े बड़े कवर कर लिए ये तो, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। रिएक्शन की किसी भी रिएक्शन का अगर प्रोसेस देखें, मैकेनिज्म देखें, तो उसके बीच में ये जो चीज़ें बनती हैं इनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। दैट कैन बी कार्बोकैटायन, दैट कैन बी कार्बोएनायन, दैट कैन बी फ्री रेडिकल और कार्बीन और नाइट्रीन, ऐसे मिलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे रिएक्शन पहले हो जाता है, कोई रिएक्शन हुआ, एक कंपाउंड ए है वो बी से एयर की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में मिक्स होकर के कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट को देख करके डिसाइड किया जाता है कि अच्छा इसमें कार्बोकैटायन बना होगा, कि इसमें कार्बोनायन बना होगा, कि फ्री रेडिकल बना होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, कि यहाँ पे एडिशन हुआ है, कि यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है। तो बाद में साइंटिस्ट उसके बारे में वर्कआउट करते हैं और फिर निकालते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट बना है तो इस तरीके से मैकेनिज्म हुआ होगा। इतनी बात समझ आई, क्लियर हुई, ठीक है। कोई भी रिएक्शन आप पढ़ोगे तो जिनके भी मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है उनके मैकेनिज्म आपको मैं बताऊंगी, पढ़ाया जाएगा।
तो उसमें हम बताते हैं ऐसे कि ये रिएक्शन हुआ, अब इसका मैकेनिज्म ऐसे है, तो हमें जब हम मैकेनिज्म बताते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अच्छा ए से बना बी, बी से बना सी, फिर उसके बाद यहाँ पे जा कर के लास्ट में प्रोडक्ट बना। तो ये जो हो गए ये इंटरमीडिएट हो गए, ये भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो गया, और ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि अच्छा ये इंटरमीडिएट बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, और फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं। और अगर हम सीधे सीधे दिखाते हैं ए से सीधे प्रोडक्ट बन गया, इंटरमीडिएट को ना दिखाएं तो बोलते हैं रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म को बाद में इंटरप्रेट किया गया, और मैकेनिज्म बाद में सोची गई कि भाई ये प्रोडक्ट बना है तो किस तरीके की मैकेनिज्म होगी। अब उस मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किस किस बेसिस पे ये होती है, उसको हम बोलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब सब खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। केमिस्ट्री में पूरा खेल इलेक्ट्रॉन का है। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कई तरीके के हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, और इसी के साथ साथ में एक पढ़ते हैं हम लोग मीसोमेरिक इफेक्ट। एक है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इतने हमें इफेक्ट मेजर वे में पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत और भी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेजर हमें क्या पढ़ना है, ये इफेक्ट। तो स्टार्ट करें। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया जाए, ये वाला फर्स्ट वाला इंडक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ इफेक्ट ऐसे होंगे जो परमानेंट होंगे, मतलब मॉलिक्यूल में रहेंगे, और कुछ इफेक्ट ऐसे होंगे जब रिएजेंट आता है उनके ऊपर अटैक करने तब वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और रिएजेंट अगर हटा लिया जाए तो वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम कैटेगराइज कर देते हैं पहले से ही। एक होगा टेम्परेरी, और दूसरा कैसा होगा, परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी का क्या मतलब है, जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा ना, seen in presence of attacking reagent, और अगर आप रिमूव कर देते हो, अटैकिंग रिएजेंट को हटा देते हो, देन इफेक्ट विल नॉट सीन, तब आपको नहीं दिखाई देगा इफेक्ट। तो टेम्परेरी हो गया ना, कुछ टाइम के लिए हो सकता है जब रिएजेंट आए, और जब रिएजेंट हटा दो तो उस मॉलिक्यूल में वो इफेक्ट खत्म हो जाए। परमानेंट का क्या मतलब है कि परमानेंट हमेशा रहता है। ठीक है, ऑलवेज सी। अटैकिंग रिएजेंट हो या नहीं हो, उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर ये इफेक्ट होगा। क्लियर? अब आप बोलेंगे इतने सारे जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कौन सा परमानेंट है, कौन सा टेम्परेरी है, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये टेम्परेरी होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, और ये सारे क्या होते हैं, परमानेंट। अब इंडक्टिव स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडक्टिव का क्या मतलब है, देखो इंडक्शन सुना है आपने फिजिक्स में कहीं,
क्या होता है? कोई और बताना चाहता है इंडक्शन होता क्या? हाँ, और इंडक्शन मतलब कोई चीज एक दूसरे के इफेक्ट से, जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो चार्ज वार्ज के बारे में, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी शुरू शुरू में पढ़ाया जाता है नाइन्थ वाइन्थ में, तो आपको, या टेंथ में, तो आपको ये बताया जाता है कि एक कॉम्ब वाला एग्जाम्पल पढ़ा है आपने, कि कॉम्ब को अपने बालों पे रब करिए, है ना, तो कॉम्ब क्या हो जाती है, उसके इंडक्शन से चार्ज हो जाती है, और फिर उसके बाद पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अगर उससे अट्रैक्ट किया जाए, या स्केल जो आती है अपनी, मीटर स्केल, उसको अगर सर पे आप अपने बालों पे जोर से रब कर लो और छोटे छोटे पेपर के पीसेस को उससे अट्रैक्ट कराओ, तो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चार्जिंग हो जाती है इंडक्शन के थ्रू। ठीक। तो इंडक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी चीज का इफेक्ट किसी चीज के ऊपर पड़ना। ठीक। जैसे मान लो कि सपोज ये क्लासरूम है ना, और इस क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि इस 30 में से, सपोज 2-3 दिन से ऐसा हो रहा हो कि इस 30 में से अप्रॉक्सी 22 स्टूडेंट्स, ठीक है, वो जब क्लास होती हो तो क्लास को प्रॉपर तरीके से चलने नहीं देते हो। ठीक है, मतलब उनका मेन मोटो हो कि क्लास होए नहीं, कुछ उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, कोई शैतानी करता है, कुछ इस तरीके के, जैसे जो भी चीज़ें स्कूल में होती हैं वैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो पहले ये नंबर मान लो 18 था, फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि भाई धीरे धीरे ये नंबर 26 तक चला गया। दो चार ही ऐसे बच्चे जो केवल सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। और बाकी क्या है, बाकी फिर इसी ग्रुप में शामिल हो गए। तो पहले ये नंबर 18 था, फिर 20 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 26 हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनका जो निगेटिव इफेक्ट था इनके ऊपर आने लगा, इंडक्शन होने लगा। ठीक है। एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर, दूसरे का तीसरे के ऊपर, इस तरीके से इफेक्ट होने लगा, इसलिए ये नंबर जाके बढ़ गया शैतान बच्चों का 26। ठीक है, शैतानी बढ़ने लगी और पूरी सेक्शन को बोल दिया गया अरे ये तो बहुत ही शैतान है। तो ऐसे ही इंडक्शन होता है, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर आता है, वो एक लेवल तक आता है। ठीक। तो समझते हैं, जैसे मान लो सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कार्बन की चेन है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, हेलोजन अटैच है। ठीक। अब हमें पता है कि कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हेलोजन की ज़्यादा होती है। तो ये हेलोजन में क्या टेंडेंसी होगी, क्लोरीन में क्या टेंडेंसी होगी कि ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल कर ले, यही टेंडेंसी तो होगी कि अपनी तरफ थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर ले। यस और नो? तो आप क्या देखोगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। उसी स्ट्रक्चर को दोबारा लिख रही हूँ, ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पुल करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या डेवलप हो जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन अवे जाते हैं किसी से तो उस पर पॉजिटिव, और अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव। अगर परमानेंट ट्रांसफर हो गया तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है, अवे और अट्रैक्ट होने का मतलब है शिफ्टिंग हुई हल्की सी, तो ये पार्शियल आते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे डेल्टा से शो करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब क्या हुआ देखो, अब सेकंड थिंग क्या हुई कि जैसे ही यहाँ पे इससे अट्रैक्ट हुए ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इस क्लोरीन से अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये कार्बन पॉजिटिव बन गया, देख पा रहे हो आप,
और आपको पता है कि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो अब इस मॉलिक्यूल में क्या होगा कि ये कार्बन जब पॉजिटिव बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी अब इसकी तरफ थोड़े शिफ्ट होने लगेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ। समझ रहे हो? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अब इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इससे अवे हो जाएगा और इसकी तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इससे अवे होगा तो इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो मेन जो थीम है वो क्या चीज़ है, पहले थीम को बता देती हूँ फिर एग्जांपल बताती हूँ। मेन चीज़ ये है कि ये कार्बन की चेन थी, ठीक है। एक के ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव आया कैसे, वही समझ रहे हैं हम लोग, कैसे आया पॉजिटिव। तो ये हमारी चेन थी, सबसे पहला काम हुआ कि इस चेन के एंड पे Cl लगा हुआ है, तो Cl अट्रैक्ट करने वाला है, तो Cl इसको अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक। अब जैसे ही यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये कार्बन तो पॉजिटिव बन गया। अब आपको पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, ये वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होगा। जब इसकी तरफ शिफ्ट होगा, आपको पता है, तो इससे अवे जाएगा और जिससे भी अवे जाता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव, डेल डेल पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं, डेवलप हो जाएगा। फिर वही सेम टू सेम कहानी कहाँ होगी, यहाँ पे। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अट्रैक्ट होगा। तो अब इससे अवे हो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। इस तरीके से अगर हम बोले तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से, यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया है, ये इलेक्ट्रॉन भी पुश होगा इधर की तरफ और फिर इससे अवे। देख पा रहे हो? अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने एक ही डेल्टा लगाया, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार्ज, क्या चार्ज बढ़ रहा है? नहीं। देखो, ये डेल्टा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो शो करता है कि चार्ज कम हो रहा है। मतलब पहले कार्बन पे ज़्यादा चार्ज आएगा, दूसरे कार्बन पे उससे कम डेवलप होगा, तीसरे पे उससे कम और चौथे पे उससे कम और पांचवें तक ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब पांचवें कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जाता। कुछ बात क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी? ये तो शो करने का एक तरीका है। मान लो हम बोले यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे आपका 0.2 माइक्रोकुलाम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे मान लो आपका 0.1 माइक्रोकुलाम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे 0.0001 माइक्रोकुलाम डेवलप हो रहा है। ऐसे एक एग्जांपल लेके मैंने ऐसे बताया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, पार्शियल, वो भी उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे। पर ये दिखाने का तरीका है, डेल्टा बढ़ाते जाओ मतलब चार्ज कम है, ठीक। और ये चार्ज डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ, बेसिकली अगर बात करो तो किसकी वजह से हुआ? इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से कहानी शुरू हुई थी। कि चेन के एक सिरे पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, उसने निगेटिव क्रिएट किया, बगल को पॉजिटिव दिया, इस बगल के पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव, फिर इस पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए तो यहाँ पॉजिटिव, फिर इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए तो यहाँ पॉजिटिव।
4 कार्बन तक ही ये काम करता है, अप टू 4 कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट वैलिड। उसके बाद बहुत कम चार्ज डेवलप हो जाता है, तो उसको हम लोग मानते नहीं। क्लियर हुई बात? अच्छा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खींच रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं। कार्बन क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। अगर एक तरीके से सोचो, ये खींच रहा है और ये धक्का दे रहा है ना। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव क्यों बोला? क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और फिर उसकी वजह से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ इंडक्शन हो गया। ठीक। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ एग्जांपल हम लोग करते हैं थोड़े। अच्छा सा कोई एग्जांपल लेते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 4 ही कार्बन तक वैलिड है, ये तो पता ही चल गया अपने को। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। मतलब पहले कार्बन पे ज़्यादा काम कर रहा था, फिर दूसरे पे कम चार्ज डेवलप हुआ, तीसरे पे उससे भी कम, चौथे पे उससे भी कम, और पांचवे पे तो ख़त्म ही हो गया। ठीक। इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक को बोलते हैं प्लस आई और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? हाँ। कहाँ पे क्लोरीन को ले जाए? हाँ हाँ हाँ। नेगेटिव डेल्टा डेवलप होगा पूरी चेन में। क्यों? सीएल तो अट्रैक्ट ही करेगा ना, और सीएल तो बीच में आ नहीं सकता ना। सीएल को तो एंड पे ही होना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड ही तो बनाएगा कार्बन के साथ। क्या कहते हो? सीएल को सीएल नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, सीएल को बीच में लाओगे तो सीएल को सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्लियर है? अब देखो, इसमें अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से शिफ्ट हो रहे हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो शिफ्ट हो रहे हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा ही तो होता है। तो शिफ्टिंग कौन से इलेक्ट्रॉन की हो रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हो रही है। तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। दूसरा, प्लस आई कब बोलोगे, माइनस आई कब बोलोगे? जब एंड पे कोई अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लगा हुआ है, तब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से चेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ऐसे को हम बोलते हैं कैसा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट। कब? जब एंड पे कौन लगा हुआ है? इलेक्ट्रो निगेटिव ग्रुप। क्लियर हुई बात? जैसे यहाँ पे जो हमने देखा, ये कौन सा इफेक्ट देखा हमने? माइनस आई इफेक्ट।
क्लियर है? अब दूसरा जो इफेक्ट है माइनस आई, अच्छा देगा कौन कौन से ग्रुप ऐसे होंगे जो माइनस आई देंगे? तो इसमें अगर हम बात करें तो एक ग्रुप होता है NR3+, एक होता है आपका NH3+, एक होता है NO2, एक होता है CnCOOH, F हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब माइनस आई देते हैं। अब आप बोलेंगे ये ऐसे एरोस क्यों लगा रहे हैं ग्रेटर देन वाले? इसका मतलब है कि पावर किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पावर जो माइनस आई इफेक्ट शो करने की है वो इसकी है, NR3 की। आर का मतलब कोई भी एल्काइल लगा लो, मिथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से आप ब्यूटाइल कोई भी लगा सकते हैं आर की जगह पे। एन पे पॉजिटिव चार्ज और 3 एल्काइल ग्रुप उसके साथ लगे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। क्लियर? सबसे कम जो होता है ये हाइड्रोजन का होता है माइनस आई। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है और कौन से ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप समझ लेते हैं कौन से ग्रुप शो करेंगे प्लस आई। प्लस आई की अगर बात करो हाइड्रोजन इसमें भी लास्ट में है और प्लस आई में भी लास्ट में ही आएगा हाइड्रोजन। तो प्लस आई में आता है NH-, O-, CO-, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाले थे, ये नेगेटिव चार्ज वाले, और आपका आएगा ये वाले। ड्यूटीरियम भी पहले आ जाएगा, हाइड्रोजन सबसे लास्ट। ठीक है। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट वो होगा जिसमें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाला ग्रुप था, देख पा रहे, ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप था ना, अपनी तरफ खींच रहा था। तब हमने देखा था माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ग्रुप लगा हुआ हो, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है बात? देखो अब हम लोग बात करते हैं ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके यूज़ कहाँ कहाँ पे होंगे, कैसे देखें हम प्लस आई माइनस आई कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे हम एक सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हैं इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को देखने में, मतलब कौन से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, या एसिडिक स्ट्रेंथ को देखने में हम लोग इसको लेते हैं, या बेसिक स्ट्रेंथ को देखने में इसको हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, तो 3 कार्बोकैटायन मान लो हमारे पास हैं। एक ये है, इसको हम कौन सा कार्बोकैटायन 3 डिग्री बोलेंगे, टर्शरी। एक मान लो ये है, इसको हम 2 डिग्री बोलेंगे। एक मान लो ये कार्बोकैटायन है, इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे।
और एक ये है जिसको हम मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये भी 1 डिग्री है। इसको इथाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, इसको मिथाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये जो ग्रुप है आइसोप्रोपाइल बोला जाता है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ग्रुप है, 3 डिग्री है और 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यहां तक बात क्लियर है? ये तो नाम हमने बताया आपको बस। अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा? अच्छा, स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? कुछ बात आपको समझ आती है स्टेबिलिटी होती क्या है? कुछ चीज समझ में आती है कि स्टेबिलिटी बोल रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? कोई कुछ बताना चाहेगा? अच्छा, जो है इससे खुश है, सही है, सही बात बताई है आपने। और कोई बताना चाहता है कुछ स्टेबिलिटी पे? देखो, कुछ हद तक ठीक बात बताई है इन्होंने। हाँ, नहीं, इसमें कंपेयर नहीं करना हमें कि फ्री रेडिकल स्टेबल है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि कार्बोनाइन स्टेबल है। हमें कंपेयर करना है 3 डिग्री 2 डिग्री इथाइल मिथाइल में। समझ रहे हैं? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में। ठीक। अब देखो, सबसे पहले तो मोटी मोटी लाइन तो याद रख लेते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में ऑर्डर होता है 321 321, मतलब सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक। अब इसको समझते हैं कि कैसे हुआ ये अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है। और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है, मोटी मोटी बात, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, पुश करेगा। क्लियर है बात इतनी? ठीक। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को इधर से पुश कर रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन को, CH3 इधर भी है तो ये पुश कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, पुश पड़ रहा है। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को जब इधर से धक्का मिल रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन अवे होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर अवे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तो उसको कार्बोकेटाइन ही तो बोलते हैं। तो मतलब कार्बोकेटाइन के बनने में या कार्बोकेटाइन के होने में ये मिथाइल एडअप कर रहे हैं क्या चीज को? हाँ 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 हाँ। तो अगर इस फैक्टर को देखो कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन को अवे भेज रहा है, और अगर ये अवे कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाएगा क्या ये? यस और नो, इतना बताओ। और पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप कराएगा इसका मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यस और नो? स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज रहे। ठीक है। अब अगर दूसरे वाले केस को देख लो, कंपेयर कर लो सेकंड केस को, जिसमें 2 मिथाइल लगे हुए।
जो 2 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो दो तरफ से पुश है, पिछले वाले केस में तीन तरफ से था, 3 साइडेड था, देख रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ, पुश अब 2 साइडेड है, दो तरफ से इसको फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पहले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे पुश कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्योंकि दो तरफ से ही लग रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब एक और ले लेते हैं, इथाइल ले लेते हैं, ये 1 डिग्री। ठीक है, इसमें कहाँ है, इसमें इस कार्बन के ऊपर एक ही तरफ से तो पुश पड़ रहा है, एक ही फैक्टर ऐसा है जो एक तरह से, एक ही मिथाइल ऐसा है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अवे कर रहा है। तो एक ही फैक्टर है ना यहाँ पे, अगर देखो तो स्टेबिलिटी और डाउन हो जाएगी। कंपैरिजन में, कंपैरेटिव वे में बात चल रही है कि यहाँ पे केवल एक फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है, तो इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कराने में एक ही फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे 2 ग्रुप काम कर रहे हैं, और इसके पहले कौन सा था, 3 ग्रुप काम कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के होने के चांसेस हैं, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा, उससे कम उसमें। मिथाइल अगर देखो तो मिथाइल में एक ही यही कार्बोकैटायन है, और इसके पास कहीं से कोई धक्का नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर इसको धक्का देगा भी तो हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन देखो कितना वीक है, सबसे लास्ट में आता है, प्लस आई में भी माइनस आई, प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप की टेंडेंसी में हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। मतलब ये इसका पुलिंग पावर या पुशिंग पावर बहुत कम है, सारे ग्रुप से कम है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा इफेक्ट दे ही नहीं रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। फिर उससे कम स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री। उससे कम कौन होगा, इथाइल वाला, जिसके पास एक आपका अटैच है। और सबसे कम कौन होगा, मिथाइल। क्लियर हो गई बात। अब आगे की बात हम लोग कल करेंगे। 3:15 पे क्लास है, कल टेस्ट देना है, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, क्यों, अच्छा आप तो पहले ही बताए थे ना कि आप नहीं दोगे। हाँ ठीक है, ठीक।